हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। और इसी प्रकार से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले टिप्पणियां हैं हम सभी को करा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज और, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ फटाफट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और आपके लिए जो रामायण बैच था पूरा कंप्लीट सिलेबस, वन शॉर्ट वीडियो, हैंड रिटेन नोट्स, पूरा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी आपको मिल जाएगा। और देखिए वो तो 501 का है, लेकिन 5 डेज ऑफर है तो ये 351 रुपए का है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए रामायण बैच को ज्वाइन करिए, पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है ना। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, जाइए फटाफट ज्वाइन करिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक चीज और, हम आपको सिर्फ एक ही सलाह देते हैं कि सर आप जितना हो सकेगा ना सर मेहनत करिएगा। वास्तविकता है, वास्तविकता ये है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ही ऊंचाई पर जाएंगे। बेहद ही लोग आपको बोलेंगे कि अरे यार ये जैसे कि तैसे ही है, इसको क्या सुधरने का मौका, लेकिन नहीं, आप खुद को अंदर सुधारिए और हमेशा एक सही रास्ते पे जाने का कष्ट करिएगा। समझ आ रहा है ना। अरे गुरुजी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप में बेशक कमियां होंगी हजारों, लेकिन सर हम एक एक कमी दूर करेंगे। आप हजारों कमियों को एक दिन दूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक दिन आप अपने कमियों को जरूर दूर कर सकते हैं। ये रियल प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा ये बताइए, पढ़ना किसको पसंद है? मैं आपसे पूछता हूँ, पढ़ना किसको पसंद है? अरे मुझे भी नहीं पसंद था, हाँ, लेकिन वक्त के साथ आपको पढ़ना बहुत अच्छे लगे। मतलब कि अगर मुझसे अभी कोई पूछे ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, गुरु जी कसम छोड़ दिया यार, कसम खाना क्या फर्जी कसम खाए, छोड़ो कसम उसम है, न उनकी कसम ना अपनी कसम, किसी कसम नहीं, जो है सीधी सी बात। ट्रस्ट मी, मुझसे अगर कोई ये पूछे कि आपको सबसे अच्छा काम क्या लगता है, तो मैं तो सीधा बोलूंगा मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वास्तविकता में सबसे अच्छा मेरा काम जो है पढ़ना, भाई मुझे दे दो पढ़ने के लिए, सबसे मजा आता है पढ़ने में। बाकी और कुछ नहीं, मुझे पढ़ाने में पढ़ने में दो में ही आनंद आता है, और कुछ नहीं। और आपके प्यार और आशीर्वाद से तो भाई साहब टेक्निकल टेक्निकल में नाउ एक अच्छी इंस्टीट्यूट में अब हम लेक्चर लेते हैं, वहां पे उनको भी पढ़ाते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अगर आप भी तैयारी करिएगा तो बताइएगा, वहां पे हम आपको 50% ऑफ करा के एडमिशन करवा देंगे, चिंता मत करिएगा ना। तो यार मेहनत करिए, जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ही आगे बढ़ेंगे। सफलता जरूर कदम चूमेगी, और बहुत जस्ट जस्ट कुछ वक्त लग रहा है, लगने दीजिए। हम आपको बहुत ही बढ़िया सरप्राइज देने वाले हैं कि सर आपके प्यार से हम क्या हैं, क्या थे और क्या बनेंगे लाइफ में, है कि नहीं। ये प्यार बना के रखिएगा, मजा आएगा सर जी। और मेहनत करिएगा सर, और धोखा किसी को मत दीजिएगा। वो चाहे जो व्यक्ति हो, आपको धोखा नहीं देना है सर, नहीं तो पछताना जिंदगी भर पड़ेगा। गुरु जी किसको दिए धोखा? अरे भैया, मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर आपके पिताजी आपको फोन दिए पढ़ने के लिए, तो कच्चा बादाम में मत यूज करिएगा, हमेशा उसको पकाइएगा, पढ़ाई को लेकर पकाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ आ रहा है ना। तो धोखा किसी के लिए हो सकता है। तो एक बात ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी का, कुल 70 नंबर का पेपर रहता है। 70 में से जो हमारा टिप्पणी का योगदान रहता है, वो 10 नंबर तक अपना टिप्पणी का योगदान रहने वाला है। कितना? 10 नंबर का। अगर हम बात करें तो इसमें कुल 13 इकाइयां हैं, यूनिट है, और चैप्टर की बात करें कुल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर हैं। और अगर बात करें यूनिट की, कुल 5 इकाइयां हैं, जहां से आपके 70 नंबर के प्रश्न बनती है। क्लियर? ये तो हो गया अपना, इससे कोई लेना देना नहीं है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला टिप्पणी क्या है अपना? अनिषेक फलन पेपर में देता है, अनिषेक फलन पर टिप्पणी करिए। अनिषेक फलन होता क्या है, किसे कहते हैं अनिषेक फलन, क्या होता है अनिषेक फलन, और टिप्पणी करने के लिए पेपर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हाँ, चलेगा। तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। दैट्स ऑल, यहीं पे इसका आंसर हो गया। गुरु जी एक लाइन में, हाँ भैया एक लाइन में। अरे भैया पेपर में इतना वक्त नहीं रहता कि आप छापो, हमें क्या, हम तो आपको ढेर सारा छपवा दे, लेकिन याद करने की कैपेसिटी है। अगर कैपेसिटी है तो याद करो, तो एक लाइन में आप आंसर कर सकते हैं। यानी कि बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को हम लोग अनिषेक
फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। यह जो फल होते हैं बीज रहित होते हैं, मतलब इसमें बीज नहीं पाए जाते। जैसे केला आप ले लीजिए, केला। हम आपसे सवाल पूछते हैं, क्या केले में बीज रहता है क्या? अरे सर नहीं रहता, केले में बीज नहीं रहता। सर अंगूर में भी नहीं रहता, अनानास इत्यादि जितने भी होते हैं सर, ये हमारे अनिषेक फलन के क्या है सर? उदाहरण है। यह प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। यह प्राकृतिक और क्या होता है? कृत्रिम। बाकी आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगला आगे का छोड़ सकते हैं। मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतने लिखिएगा, समझ आ रहा है ना? एक्स्ट्रा पॉइंट को हम काट देंगे, कोई मतलब नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए उतना करिएगा। इसका जो पीडीएफ है सर, इसका जो सर पीडीएफ है, आपको पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो सर इसका पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला लीजिए प्रश्न। सर अगला प्रश्न हमारा क्या है? सर अगला प्रश्न क्या है? अगला आपका प्रश्न है बहुभ्रूणता। सर बहुभ्रूणता क्या होता है? मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने संतरा खाया है? अरे गुरु जी, मौसम्बी का जूस मैंने पिया है, संतरा भी खाया, नींबू को निचोड़ निचोड़ के सब पोहे में डाल डाल के खाया है कि नहीं? बहुत बढ़िया गुरु जी। तो उसमें देखेंगे बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, तो वो किसके उदाहरण है सर? ये बहुभ्रूणता के। अर्थात जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं सर? बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है कूट बहुभ्रूणता, दूसरी होती है सत्य बहुभ्रूणता। सर ये कूट बहुभ्रूणता क्या होती है, किसे कहती है? तो एक बीजांड में दो या दो से अधिक भ्रूणकोष होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे सीड्स जो होता है ये हमारा कूट बहुभ्रूणता क्या होता है? उदाहरण होता है। और सत्य बहुभ्रूणता, जब एक भ्रूणकोष में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो उसे हम लोग सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि एरिस्टो एरिस्टो लोकिया इत्यादि क्या होते हैं सर जी? सत्य बहुभ्रूणता के उदाहरण है। इसमें दो से अधिक भ्रूणकोष होंगे और इसमें एक भ्रूणकोष में दो से अधिक भ्रूण विकसित होंगे। इसका उदाहरण सर जी बहुभ्रूणता का उदाहरण नोट कर लीजिए, उदाहरण संतरा। क्या हो जाएगा? संतरा। इसका क्या हो जाएगा सर? उदाहरण हो जाएगा। अगला यहाँ पे जो सर अपना प्रश्न है वो ये है, आवृतबीजी यो में मादा इनकोद्भिद का विकास का वर्णन कीजिए या टिप्पणी करने के लिए पेपर में आता है। टिप्पणी वाले सभी प्रश्न हैं इसमें एक वीडियो में ना। चलिए सर, क्या होता है? तो बीजांड काय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैले जैसी संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं सर? भ्रूण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भ्रूण कोष कहते हैं। यह मादा इनकोद्भिद है और एक गुरु बीजाणु धान से निर्मित होता है। भ्रूण कोष में बीजांड द्वार की ओर सिरे वाली 3 कोशिकाएं होती हैं और तीनों कोशिकाओं के इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अंड उपकरण कहते हैं। इसमें से एक कोशिका जो प्रायः मध्य में स्थित होती है, बड़ी तथा स्पष्ट होती है, यह अंडाणु या अंड कोशिका कहलाती है और शेष दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। विपरीत सिरे पर भी भ्रूण कोष में 3 कोशिकाएं होती हैं और ये प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं। 2 केंद्रक भ्रूण कोष के केंद्र में और अर्ध संयुक्त अवस्था में रहते हैं। इन केंद्रकों को अलग अलग ध्रुवी केंद्रकों और सम्मिलित में द्वितीय केंद्रक कहते हैं। भ्रूणकोष के अंदर कोई भी कोशिका भित्ति युक्त नहीं होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, लिंग प्रभावित लक्षण। टिप्पणी करने के लिए पेपर में देता है सर, लिंग प्रभावित लक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य में लिखेंगे यहाँ पे ये ये यहाँ पे लिखेंगे, ये आगे लिखेंगे, ये मनुष्य में होते हैं जिनके जीन्स तो ऑटोसोम्स पर होते हैं, परंतु इनका विकास व्यक्ति के कुछ ऐसे लक्षण भी लिंग से प्रभावित होता है। अर्थात पुरुष और स्त्री में जिन प्रारूप क्या होते हैं समान हुए भी लक्षण भिन्न भिन्न प्रारूप होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग प्रभावित लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण में मनुष्य में गंजापन काफी पाया जाता है, हमारा लिंग प्रभावित लक्षण का क्या है? उदाहरण है। यह विकिरण थायराइड ग्रंथि की अनियमितताओं आदि के कारण हो सकता है अथवा अनुवांशिक भी होता है। क्या हमारा लिंग प्रभावित लक्षण? अगला टिप्पणी करने के लिए देगा, लिंग सीमित लक्षण क्या है सर? लिंग सीमित लक्षण किसे कहते हैं? लिंग सीमित लक्षण कुछ ऑटोसोम्स पर कुछ ऐसे अनुवांशिक लक्षणों के जीन्स होते हैं जिनकी वंशागति सामान्य मेंडलियन नियमों के अनुसार ही होती है, किंतु इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी केवल
एक ही लिंग के सदस्यों में होता है, जैसे गाय, भैंस आदि में दुग्ध का श्रावण, और भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास और पुरुषों में दाढ़ी आदि के ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हमारा लिंग सीमित लक्षण कहलाते हैं, और इनको हम लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। अगला टिप्पणी है क्या सर? नव डार्विनवाद। सर नव डार्विनवाद पर टिप्पणी करने के लिए पेपर में देगा, क्या लिखेंगे सर? ध्यान देना, क्या लिखेंगे? नव डार्विनवाद वर्ष 1930 तथा 1945 के मध्य आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद में कुछ परिवर्तन सम्मिलित किए गए तथा प्राकृतिक चयनवाद को पुनः मान्यता प्राप्त कराने वालों में बीजमान, हेल्डेन, हक्सले और गोल्ड स्मिथ तथा डॉब जेनेस्की आदि है। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति निम्नांकित पदों के आधार पर होती है। पहला क्या है? विभिन्नताओं के आधार पर नए जाति की उत्पत्ति होती है, उत्परिवर्तन के आधार पर, प्राकृतिक चयन के आधार पर और लैंगिक पृथक्करण के आधार पर नए जातियों का निर्माण होता है। विभिन्नता के आधार पर किस प्रकार से होता है? तो जिन्स ऐसी विभिन्नताएं जो लाभदायक हो और जिनकी वंशागति हो और जैव विकास में क्या होती है? सहायक रहती है। जिन्स के स्तर पर होने वाले आकस्मिक परिवर्तन जो प्रायः अनुवांशिक होते हैं और बदलती हुई परिस्थितियों में जिन जीवों के लाभदायक विभिन्नताएं और उत्परिवर्तन हो जाते हैं, वो प्राकृतिक चयनवाद में आते हैं। और लैंगिक पृथक्करण में क्रियात्मक और भौगोलिक कारकों जैसे मरुस्थल, पर्वत, समुद्र एवं नदियों आदि के प्रभाव में प्रायः जीवों के अंतराजनन में बाधा पहुंचती है। अगला है आपका जो टिप्पणी करने के लिए, वो क्या है? ध्यान देना, वो यहाँ पे है सर। प्रतिरक्षी अणु क्या होता है? टिप्पणी करने के लिए है। तो प्रतिरक्षी विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजनों के प्रति अनुक्रिया करके उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। एक प्रतिरक्षी का संरचनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें 2 श्रृंखलाएं हल्की और 2 भारी होती है। ये सभी श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है और वायु समान प्रतीत होती है। प्रतिरक्षी के शीर्ष भाग को प्रतिजन अनुबंधन खंड कहते हैं। अगला है विसंक्रमण। सर विसंक्रमण क्या होता है? किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना क्या कहलाता है? विसंक्रमण कहलाता है। ध्यान देना, किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना क्या कहलाता है? विसंक्रमण कहलाता है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, यंत्रों इत्यादि को विसंक्रमित करने के लिए उष्मा यानी कि उच्च ताप, रसायन या छानने की विधियों प्रयोग में लाई जाती हैं। शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों और उपकरणों को ऑटोक्लेव में 110-120 डिग्री सेल्सियस तथा 15 पाउंड यहाँ पे रहेगा, पाउंड दाब पर 15 मिनट रखकर इनका विसंक्रमण किया जाता है। यानी कि जो हम लोग ऑपरेशन थिएटर में औजार उपयोग कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए, संक्रमित हो जाते हैं और वहां से जो संक्रमण को हटाना यानी जीवाणुओं को हटाना या नष्ट करना पूर्ण रूप से, उसे क्या कहलाता है? विसंक्रमण कहते हैं। अगला है यहाँ पे सर हाथी पांव। सर हाथी पांव क्या होता है? तो यह रोग वाउचेरिया वैक्राफ्टी नामक कृमि द्वारा होता है और मादा क्यूलेक्स मच्छर लसिका तंत्र पैरों में जननांगों की सूजन और विशेषकर निचले उदर भाग का बढ़ना क्या कहलाता है हमारा सर? हाथी पांव कहलाता है। क्या कहलाता है सर? हाथी पांव कहलाता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे सर है क्या? टीकाकरण। सर टीकाकरण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है और वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यह क्रिया ही टीकाकरण कहलाती है और सबसे पहले जो टीकाकरण की खोज किया था सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीकी में गौशीलता विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था और एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला टिप्पणी करने के लिए एस्केरियासिस पे आएगा। क्या होता है सर? एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस लॉम्बिक्राइडिस दूषित भोजन, कच्ची सब्जियां, गंदा पानी, कम स्वच्छता के कारण होने वाला रोग है। पतले दस्त, न्यूमोनिया, उदरसूल और ब्राकाइटिस, हाँ ब्राकाइटिस भी बोलते हैं, एनीमिया, कभी कभी अच्छा अनिद्रा, ज्वर, उड्डुक,
कुछ शोधवन आदि विकार उत्पन्न हो सकते हैं और शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाली वृद्धि रुक जाती है। अगला प्रश्न है जैविक खाद या जैव उर्वरक पर टिप्पणी करने के लिए पेपर आएगा। हाँ सर, जैविक खाद ही होता क्या है? अरे भैया, हमारे यहाँ जो गोबर ओबर होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं सर, इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके क्या करते हैं, बरसात में सड़ाते हैं, फिर अगले सीजन में ले जाके अपने खेतों में डाल देते हैं। वही क्या सर, जैविक खाद है या फिर जैव उर्वरक है, और कुछ भी नहीं है। यानी खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग भूमि की उर्वरता को नष्ट करने लगता है। पुराने समय में तो गोबर आदि की खाद इस्तेमाल की जाती थी। अतः जानकारी के बाद अब इसके स्थान पर किसान और वैज्ञानिक जैव उर्वरकों को महत्व देने लगे हैं। कई प्रकार के जैव उर्वरक को भिन्न प्रकार से उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि पहला है यहाँ पे लेग्यूम। हाँ, लेग्यूम कुल की फसलों जैसे बरसीम, सनई आदि का खेतों में उगाकर हरी अवस्था में खेतों को जोत दिया जाता है और हरी खाद तैयार हो जाती है। इससे मृदा को आवश्यक पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा है कंपोस्ट खाद, यानी पशुओं का गोबर, भूसा, फसल के अवशेष, घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट आदि सूक्ष्म जीवों की सहायता से सड़ाए जाते हैं और ये काले भूरे अधिक भुरभुरे पदार्थ के रूप में बदलकर ह्यूमस बनाती है। अगला है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जीवों में उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा अन्य दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविक प्रमुखतः जीवाणु तथा कवकों से क्या किए जाते हैं सर, प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है सर, बायोपायरेसी क्या कहलाता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो हमारे प्रोडक्ट को चुरा कर उपयोग करती हैं, तो वही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी। समझ आ रहा है ना? पड़ोसी से आप इजाजत इजाजत ना ले और जाइए उनके बगीचे में उनका आम तोड़ लीजिए, तो क्या कहलाएगा सर, बायोपायरेसी कहलाएगा। अगला है सर जीनी चिकित्सा। सर जीनी चिकित्सा क्या होती है? तो जीनी चिकित्सा में अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव शरीर में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन द्वारा बदला जाता है और इसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जिन के दोषों का सुधार किया जाता है और इसमें रोग के उपचार के लिए जिनको व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है उसे क्या कहते हैं सर, जीनी चिकित्सा कहलाता है। तो ये रहा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सब टिप्पणियां जो कि आपके सर बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप इन्हें तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार से हम जितने भी आपके आने वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे हम सभी से भी करा देंगे। आपको क्या करना है सर, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर सर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।